गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पी ब्लॉक। चलो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले जो निकल गया हम देख लेते हैं कि अंदर से क्या निकल गया है। कौन से टॉपिक अब नहीं रहे। पी ब्लॉक में सबसे पहले 8.3.1 सॉरी 7.3.1 फिजिकल प्रॉपर्टी निकल गया है। यस, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रेंड्स इन द M+3 to M+2 वो निकल गया है। आपके पास है दोस्तों, किसी के पास कौन से टॉपिक निकल चुके हैं? यस सर। बताओ ना, देखो ना। 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 ये सारे निकल गया। ओके, 7.3 मतलब अमोनिया निकल गया है। उसके बाद 7.4, ऑक्साइड निकल गया। ओके, फिर 0.6, 7.6 ओके, और फास्फोरस के एलोट्रॉप। उसके बाद 1.7, 7.7 फॉस्फेट। 7.8, तो रहा क्या बाकी? 7.8 भी निकल गया। ओके ओके, फिर दूसरे 7.9 ग्रुप है। के बस बस, रुको रुको रुको, बस इतना देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, इंट्रोडक्शन से। तो पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन बड़ा सिंपल है। जैसा हमने पढ़ा है कि भाई पी ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP1 to 6। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 13 तो NH2 NP1 होगा। ग्रुप नंबर 14 तो NH2 NP2 होगा, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे NH2 NP6 तक होगा। एक्सेप्शन हीलियम है, क्योंकि हीलियम का नंबर 2 है, इसीलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। चलो उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था एटॉमिक साइज। तो दोस्तों पीरियड में क्या होगा एटॉमिक साइज? डिक्रीज। और इसका रीजन क्या था? जेड इफेक्टिव था, क्योंकि जेड इफेक्टिव सेकंड पीरियड में आपको पता होगा 0.65 बढ़ रहा है। तो जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा उतना एटॉमिक रेडियस कम, इसीलिए साइज पीरियड में डिक्रीज होता है। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में इंक्रीज होती है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना। तो इतने प्रॉपर्टी हैं, और जहां पे वेरिएशन है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। चलो ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट है नाइट्रोजन, एन, पी, एस, एसबी और बीआई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एन, पी, एस, एसबी एंड बीआई। ओके, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक थ्रू मेटलॉइड कैरेक्टर। सबसे पहले जो दो है ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस, वो नॉन मेटल है। फिर आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड है, और बिस्मथ जो है इट इज अ टिपिकल मेथड मेटल, याद रखना। लास्ट मेटल है, पहले दो नॉन मेटल है, और बीच में जो दो है आर्सेनिक और एंटीमनी, वो मेटलॉइड है। चलो अकरेंस वगैरह आप लोग पढ़ सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा 70% होता है नाइट्रोजन एटमोस्फियर के अंदर, अर्थ क्रस्ट में। नाइट्रोजन के मिनरल लिखे हैं यहाँ पे, चिली सॉल्ट बिटर, ओके, NaNO3, and Indian saltpeter, KNO3. It is found in a form of proteins in plant and animal. फॉस्फोरस मिनरल में होता है एपेटाइट के अंदर, CA9PO46 CaX2। अगर F होगा तो फ्लोर एपेटाइट, Cl होगा तो क्लोर एपेटाइट, और OH होगा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। चलो फॉस्फेट रॉक्स के अंदर होता है, essential constituent of animal and plant matter. It is present in bones as well as living cells. Phosphoprotein are present in milk and eggs. Arsenic, antimony, bismuth are found mainly as sulfide mineral. चलो सबका एटॉमिक नंबर याद रखना है, सबके कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना टेबल से। ये सब प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने देख ली है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, आयोनेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ के समझ सकते हो इजीली। चलो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, थोड़ा जल्दी जाएंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टी भी आप लोग पढ़ के समझ सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर बात करेंगे, ग्रुप नंबर 15 है, तो 15 को अगर 10 बनना है तो 5 लूज करेगा, और 18 बनना है तो 3 गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे +5 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है और -3, और +3 कॉन्फ़िगरेशन भी है। चलो मैंने 2-3 चीजें आपको बताई थी कि जो मैक्सिमम स्टेट है उसका स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, +5 का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे ग्रुप में डिक्रीज होगा, और उसके अलावा क्या रहा, +5 के अलावा उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 3 रहा बाकी, तो 3 का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा, याद रखना ये। The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down to the group due to increase in size and metallic character. चलो बिस्मथ जो है it hardly forms any compound in -3 and the stability of +5 decreases। मैंने जैसे बोला आपको, जो मैक्सिमम स्टेट है उसका स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा। The only well characterized bismuth 5 compound is BAF5. The stability of +5 oxidation state decreases and that of +3 state increases due to inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आपको बताया था, पी ब्लॉक में जो वैलेंसी होते हैं उसमें डिफरेंस 2 नंबर का होता है, जैसे 5 है तो फिर 4 नहीं होगा, 3 होगा। चलो नाइट्रोजन की स्टेट है 1, 2 एंड 4, वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है। फॉस्फोरस 1 to 4 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है ऑक्सो एसिड के अंदर। चलो नाइट्रोजन के अंदर जो 1 to 4 ट्रेंड है डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन, जैसे HNO2 है उसमें नाइट्रोजन का वैलेंसी है 3, HNO3 के अंदर कितना है 5, और NO के अंदर 2। Similarly, in the case of phosphorus, nearly all intermediate oxidation state disproportionate into 5 and -3, both in alkaline acid. However, +3 state of arsenic, antimony, and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation. नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि उसके अंदर d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए तो वो एक्सपांड नहीं कर सकता।
फॉस्फोरस एक्सपांड थोड़ा बहुत कर सकता है क्योंकि डी ऑर्बिटल वैकेंट है उसके अंदर, pF6 माइनस। भाई नाइट्रोजन सबसे अलग क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा? सबसे ज्यादा होगा। उसका साइज कैसा होगा? सबसे स्मॉल होगा। उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा होगा? सबसे हाई होगा। उसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए नाइट्रोजन का बिहेवियर उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग होगा। नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो पी पाई बॉन्ड होगा। चलो, बाकी आप लोग इसमें से पढ़ सकते हो, बड़ी सिंपल चीज है। कोई भी ग्रुप में से पहला एलिमेंट एक्सेप्शन होता है, कोई भी ग्रुप में से पहला एलिमेंट एक्सेप्शन होता है, कोई भी ग्रुप में से पहला एलिमेंट जो होता है एक्सेप्शन होता है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उसका नेगेटिविटी बाकी सब ग्रुप एलिमेंट से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, सबसे पहला रीजन। फिर उसका साइज सबसे स्मॉल होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। चलो, अब ये आप लोग देख लेना, चार चीजें, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, विद हेलोजन एंड विद मेटल। क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है, उनका वैलेंसी जनरली 3 होता है। ठीक है, तो देखो MH3 टाइप का हाइड्रेट बनेंगे, उसका रिड्यूसिंग नेचर, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा वो आप इजीली पढ़ सकते हो, अंडरलाइन कर लेना MCQ के लिए, है ना। चलो, ऑक्सीजन सेम 3 और 5, M2O3 M2O5 बनेगा। जो मेटल है वो आपको पता है बेसिक होते हैं, नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और मेटलॉइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। MX3 MX5 के हैलाइड बनेंगे, और ये सब मेटल बनेंगे Ca3N2 Ca3P2 Zn3Sb2 Na3AS2 Mg3PI2, ये सब। चलो, अब शुरू करते हैं सबसे पहला थियरी, डाइनाइट्रोजन, बोर्ड के लिए मोस्ट टाइम भी थियरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी ग्रुप नंबर 15 में, डाइनाइट्रोजन एंड एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस। बट एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस ऑलरेडी निकल गया है, ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस निकल गया, तो डाइनाइट्रोजन ग्रुप 15 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी हो गया। चलो, दूसरी बात, जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर किसी का भी प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, यूज पूछा हो, तो आपको क्या करना है? आपको दो ही प्रॉपर्टी लिखने हैं, दो प्रिपरेशन लिखने हैं, और दो यूजेस लिखने हैं, उससे ज्यादा बकवास नहीं करना। चलो, तो अगर आपको पूछा गया है नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस, तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बोला, आपको ज्यादा बकवास नहीं करना, हमें दो प्रिपरेशन, दो प्रॉपर्टी और दो यूजेस लिखने हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन, दो ही लिखने हैं, क्योंकि प्रिपरेशन का 1 मार्क होता है, प्रॉपर्टी का 1 मार्क है। और यूजेस का 1 मार्क्स है, 3 मार्क का थियरी है ये, तो इसमें ज्यादा काम नहीं करना, जितना बोला उतना ही करना है। सबसे पहले प्रिपरेशन में ही लिख देंगे BaN3 ट्वाइस, इसका नाम है बेरियम एजाइड। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो आप देख सकते हो Ba मेटल अलग हो गया, और नाइट्रोजन 6 है टोटल, 3N2 अलग हो गया। देखो ये प्रिपेयर हो गया हमारा नाइट्रोजन। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल डाउट नहीं होगा इसके अंदर। NH4Cl, इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ NaNO2, Na+Cl-, ये आपको दिख रहा है, 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बन गया। 2 प्रिपरेशन खत्म, आवर जॉब इज डन, एक में से 1 मार्क्स आ गया हमारा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखना है,
प्रॉपर्टी लिखना है तो डाइनाइट्रोजन कभी कहाँ होता है मैं बताता हूँ। पोटेटो चिप्स आप लाते हो ना, कोई पण पड़ी को बारથી लाइए ना આપણે नाश्तो, तो उसके अंदर जो हवा भरी होती है नाइट्रोजन की होती है। तो हवा कभी देख पाते हैं क्या हम कौन से कलर की है? नहीं, तो कलरलेस है। ऑर्डर भी नहीं है, ऑर्डरलेस। टेस्ट नहीं होता उसका, टेस्टलेस। और टॉक्सिक नहीं होता, इट इज नॉन टॉक्सिक। चलो, उसके बाद दो आइसोटॉप है नाइट्रोजन के, 2 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं, N15 N16। चलो, नाइट्रोजन जो है वो लिथियम के साथ क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड Li3n। मैग्नीशियम के साथ Mg3n2। दो प्रॉपर्टी लिखने थे, हमने 3 लिख दिए, तो इसमें से एक मार्क्स आ गया, प्रॉपर्टी खत्म। यूजेस मैंने पहले ही आपको बताया, मैंने पहले ही बता दिया, पोटैटो चिप्स के अंदर होता है, मतलब ये प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। और मेन यूज जो है वो पहले लिखेंगे। मेन यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। पता है हेबर प्रोसेस में यूज करते हैं ना, N2+3H2 gives 2NH3, तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया मेन यूज है इसका। चलो ठीक है, फिर याद रखना क्रायो सर्जरी। सर्जरी में टेम्परेचर लो ले जाने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए नाइट्रोजन यूज करते हैं। इसमें से भी एक मार्क आ गया, हमारे 3 में से 3 मार्क्स आ गए अगर इतना लिखोगे तो। अब मैं आपको बुक बताता हूँ, बुक में कितना सारा लिखा है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही लिखना है अगर नाइट्रोजन का प्रिपरेशन पूछा तो, प्रॉपर्टी और यूजेस। चलो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब अपने आगे बढ़ते हैं। और आपको याद भी हो गया होगा, याद हो गया ना। पहला देखो BaN3 ट्वाइस था, उसमें से Ba अलग हो गया और 3N2 अलग हो गया, याद क्यों नहीं होगा? फिर NH4Cl के अंदर NaNO2 डाल दिया हमने, क्या हट गया? NaCl। क्या हट गया? नाइट्रोजन। क्या हट गया? क्यों याद नहीं रहा? इजीली याद रहा होगा। कलर नहीं है, कलरलेस। फिर ऑर्डरलेस, फिर टेस्टलेस, फिर नॉन टॉक्सिक। नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटोप है, 15-16। नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटोप है, सॉरी, नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटोप कौन से हैं? 14 एंड 15 है, 14 15। उसके बाद नाइट्रोजन लिथियम के साथ लिथियम नाइट्राइड बनाता है और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड। यूज तो आपने देखा ही, मेन यूज है अमोनिया का प्रोडक्शन करने के लिए। और दूसरा है क्रायो सर्जरी में। क्रायो सर्जरी में टेम्परेचर नीचे ले जाना है कोई सर्जरी में, तो नाइट्रोजन यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव है ये, रेफ्रिजरेंट है ये। बहुत हो गया नाइट्रोजन के, बहुत ज्यादा यूजेस हो गए, तो 3 में से 3 मार्क आएंगे इतना लिखोगे तो। चलो, अब देखो बुक में कितना सारा बकवास किया हुआ है वो देख लो आप। इतने सारे प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेस हमें नहीं लिखने है ना। देखो बुक के अंदर सबसे पहले, डाइनाइट्रोजन इज प्रोड्यूस कॉमर्शियली बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछेंगे। डाइनाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 और ऑक्सीजन का 90। पहला प्रिपरेशन मैंने अभी लिखा था, दूसरा प्रिपरेशन मैंने नहीं लिखा। आपको करना है तो कर सकते हो आप। NH4 twice Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट, वो भी इजी है, उसमें से नाइट्रोजन अलग हो गया, वाटर NCr2O3। चलो, बेरियम एजाइड, उसमें से बेरियम अलग, 3N2 अलग, ये भी सिंपल है। प्रॉपर्टी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, 14-15 आइसोटॉप है उसके। इट इज अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कितना है वो लिखा है, वो हमें नहीं करना, डोंट वरी। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसके लो है। डाइनाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके। रिएक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। लिथियम के साथ लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड।
ये तो बड़ा सिंपल है, देखो N2 + 3H2 2NH3 773 केल्विन पे होगा, -46.1 काजू पर मोल। काजू मतलब किलो जूल पर मोल। इससे इजी इक्वेशन पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है कशिश। N2 + O2 gives 2NO। चलो यूजेस तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया आपको, आप पढ़ के भी समझ सकते हो ये सब। चलो ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की बात हो गई। अभी तक जो भी हमने पढ़ा ग्रुप नंबर 15 में, उसमें से एक ही थ्योरी बोर्ड में पूछ सकते हैं, दिस वन। ठीक है, डाई नाइट्रोजन। आगे जितना भी पढ़ा हमने वो सब एमसीक्यूज है। तो सबसे पहला थ्योरी हो गया है डाई नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट अमोनिया तो निकल चुका है, तो हम नहीं देखेंगे। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में निकल चुका है, तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम बोर्ड का लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। तो बोर्ड में नहीं है तो हम क्यों देखेंगे, पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है हमें। चलो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों, नाइट्रिक एसिड। चलो नाइट्रिक एसिड स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड, nitrogen forms oxo acid with H2N2O2, hyponitrous acid, HNO2 and HNO3. Amongst them, HNO3 is the most important. Oxo acid यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, H2N2O2, HNO3, HNO2. HNO3 इंपॉर्टेंट है, HNO3 की बात करेंगे जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। चलो प्रिपरेशन 2 लिखने हैं, प्रॉपर्टी 2 लिखने हैं जैसे मैंने आपको बताया, और यूजेस भी यहाँ पे आपको 2 लिखने हैं। चलो तो वो पहले मैं बिजनेस की बात कर लेता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो, और उसके बाद पूरा यहाँ पे रीड करेंगे इसको, पूरी बकवास सुनेंगे इसकी। मेन जो काम है वो पहले कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन देख लो आप, HNO3 की बात हो रही है, उसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्रिपरेशंस। पहला NaNO3 के अंदर H2SO4 डालेंगे, तो बन जाएगा NaHSO4। और क्या बाकी रहा दोस्तों, बस जो मैं बनाना है वो बाकी रहा, नाइट्रिक एसिड। इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता। तो प्रिपरेशन बड़ा सिंपल है, पहला प्रिपरेशन तो बड़ा सिंपल है ना। NaHSO4 अलग हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और HNO3 अलग हो गया। दूसरा प्रोसेस है बेटा, उसका नाम है ऑसवाल्ड्स मेथड। ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। चलो ऑसवाल्ड प्रोसेस, उसमें क्या करना है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करना है, तो NO बनेगा। NO का ऑक्सीडेशन करेंगे तो NO2 बनेगा, और NO2 में पानी डालेंगे तो HNO3 बनेगा। पहले इतना याद करो शुभम, डायरेक्ट सब याद नहीं होता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट मोल के साथ इक्वेशन याद पहले नहीं होता, पहली बार जब करते हो। पहले से याद करो, अमोनिया का ऑक्सीडेशन तो NO, NO का ऑक्सीडेशन तो NO2, और NO2 का हाइड्रोलिसिस तो HNO3। जब इतना याद हो जाए तो प्रॉपर वे में याद करेंगे कि पहला स्टेप जो है उसके अंदर 4 मोल ऑफ NH3 लेने हैं, and we'll add 5 mole of oxygen to prepare 4 mole of NO
and 6 mole of water in the presence of platinum, rhodium, okay, catalyst at 500 degree Kelvin and 9 bar pressure. चलो फिर NO बन गया, NO का ऑक्सीडेशन करेंगे तो NO2 बनेगा, इसको बैलेंस कर देंगे और NO2 के अंदर पानी डालेंगे तो HNO3 वाला इक्वेशन बैलेंस कर देंगे। तो ये हमारा काम हो गया, ये ऑसवाल्ड मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो HNO3 बनेगा वो कितना बनेगा, 68%। अगर मुझे उसको कॉन्सेंट्रेट करके 19% बनाना है, ओके, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये 68% जो है वो 98% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रिपरेशन हो गया, 2 प्रिपरेशन लिखने हैं, 2 प्रिपरेशन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आई होप आपने समझ आ गया होगा आपको, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर। तो ये हो गए आपके प्रिपरेशन। अब आपको प्रॉपर्टी लिखने थे, वो भी दो प्रॉपर्टी लिखने हैं। सबसे पहला इसका ज्योमेट्री लिख दो। ज्योमेट्री बड़ा सिंपल है, प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, है ना। एन ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और माइनस, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर है इसका प्लेनर। चलो, प्लेनर मॉलिक्यूल है ये। उसके बाद प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टी है। HNO3 एसिड है, क्योंकि पानी डालेंगे तो यहाँ से H ये पानी के साथ कंबाइन हो जाएगा और H प्लस H2 H3 प्लस बनेगा और NO3 माइनस अलग हो गया। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, तो ऐसा नहीं एक दो प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी भी हो गया। इसके बाद चलो, याद रखो आप लोग, अगर हम नाइट्रिक एसिड जो है, अगर नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, डाइल्यूट HNO3, ठीक है, कोई भी रिएक्शन के अंदर डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं तो HNO3 का कन्वर्जन होगा NO और N2O के अंदर, और कोई भी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड होगा तो यहाँ पे HNO3 का कन्वर्जन होगा NO2 के अंदर, है ना। मैं भी आपको रिएक्शन बताऊंगा, बट आप ये समझ सकते हो कि कोई भी मेटल के साथ अगर डाइल्यूट HNO3 ऐड होगा तो, है ना, कॉपर के साथ जैसे डाइल्यूट HNO3 का आप रिएक्शन करते हो, अगर ये HNO3 डाइल्यूट है तो यहाँ पे आपको ये तो पता है नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा। ये तो बड़ी सिंपल चीज है कि नाइट्रेट मतलब NO3, ये तो बनेगा। बट डाइल्यूट HNO3 की वजह से, नाइट्रोजन जो है उसका कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो NO या N2O बनता है। यहाँ पे NO बनेगा, ठीक है। चलो, और यही चीज अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड यूज करी होती कॉपर के साथ, अगर मैंने HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड यूज करा होता तो यहाँ पे ये तो बनता ही CuNO3 ट्वाइस प्लस क्या बनेगा, यहाँ पे NO2 बनेगा, याद रखना। तो ये फर्क है। तो प्रॉपर्टी 2 लिखना है, 2 ये लिख देना, तीसरा प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ही है। अब इसके यूजेस भी 2 ही याद करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करोगे एग्जाम में सब याद आने वाली है नहीं। चलो, ये कहाँ यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, और रॉकेट फ्यूल में। स्क्रीनशॉट ले लो। 2 यूजेस, 2 प्रॉपर्टी, 2 प्रिपरेशन ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए आपको। अब बुक के अंदर देख लेते हैं और फिर हम रिंग टेस्ट देखेंगे। चलो, शायद स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं ये मिटा देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। हम काम करेंगे अब, पहले बुक में से HNO3 देखेंगे, फिर रिंग टेस्ट देखने वाले हैं।
तो ये सेकेंड आईएमपी थियरी है चैप्टर का दोस्तों। दूसरा आईएमपी थियरी है ये HNO3। पहला था नाइट्रोजन, उसका मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया, बढ़िया तरीके से आपको याद भी करवा दिया है। चलो ये रहा HNO3। पहला प्रिपरेशन, NaNO3 में H2SO4 डाल दिया तो Na प्लस SO4 माइनस, सॉरी Na प्लस HSO4 माइनस, तो NHSO4 अलग हो गया और HNO3 अलग हो गया। ऑसवाल प्रोसेस में क्या करना है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन, तो NO बनेगा और पानी बनेगा। NO का ऑक्सीडेशन करेंगे तो NO2 बनेगा, NO2 का पानी डालेंगे तो HNO3 बनेगा। जो HNO3 बनेगा वो 68% बनेगा। अगर उसको 98% तक ले जाना है तो उसको पास करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर। HNO3 का स्ट्रक्चर देखो ये रहा, ये स्ट्रक्चर है प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। HNO3 का ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज प्लेनर स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ मत करना, कोई जरूरत नहीं है। चलो ये इक्वेशन हो गया, जिससे प्रूव हो रहा है कि HNO3 जो है पानी डालेंगे तो H3O प्लस बनेगा। यहाँ पे देखो आप, है ना, बड़ी सिंपल चीज है। और NO3 माइनस लिबरेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या बनेगा, NO2। अगर डाइल्यूट होगा तो क्या बनेगा, NO और N2O। ये बात हो गई। देखो ये चार इक्वेशन से यही प्रूव हो रहा है। आप जहां पे भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देखोगे तो वहां पे NO2 बना होगा, देख लो आप प्रोडक्ट में। और जहां आप डाइल्यूट देख रहे हो वहां पे NO बनेगा या N2O बनेगा। Some metals like chromium, aluminum do not dissolve in HNO3 because उसके ऊपर ऑलरेडी ऑक्साइड का लेयर होता है उसके सरफेस पे। Concentrated nitric acid also oxidizes non-metal in the compound. Iodine is oxidized to iodic acid, carbon to carbon dioxide, sulfur to H2SO4 and phosphorus to phosphoric acid। देखो ये चार, इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। HiO3 में I का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, तो 0 से 5 कर दिया, मतलब HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन 0 था, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। चलो उसके बाद सल्फर जो है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। 0 से 6 हो गया। फॉस्फोरस 0 से 5 हो गया। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये बात हो गई। यूजेस फर्टिलाइजर बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव है, पायरोटेक्निक में, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में, पिकलिंग ऑफ स्टील, इचिंग ऑफ मेटल, ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। इतना सारा नहीं कर सकते हम, इतना सारा बोर्ड लेके नहीं जा सकते। हमें खाली क्या करना है इसमें से, समझ गए ना आप लोग, हमें ओनली 2 यूजेस याद करना है। चलो तो 2 थियरी इस चैप्टर के मोस्ट टाइम पे मैंने पढ़ा दी है। एक तो क्या है, नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेस, और दूसरा मैंने आपको बताया HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने जा रहा हूँ, जो 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब आप लैब में जाते हो तो इसका क्वेश्चन जो होता है गधा, वहां पे मतलब जो एग्जामिनर होता है उसको भी मैं गधा ही बोलता हूँ, तो वो जो है वो पूछ सकता है। तो ये जो टेस्ट है ये है ब्राउन रिंग टेस्ट। चलो दोस्तों, ये जो टेस्ट है इसको बोलेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट। ये किसके डिटेक्शन के लिए होता है, इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयंस। NO3 माइनस आयन के डिटेक्शन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट यूज होता है। क्या करना है इसके अंदर, पहले सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डालोगे HNO3, इसके अंदर आप डालोगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, अंदर इनके अंदर डाला HNO3, ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद क्या डाला उसके अंदर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, फेरस सल्फेट डाला, डाइल्यूट और फ्रेश एंड डाइल्यूट FeSO4 डाला आपने HNO3 के अंदर। अब ये टेस्ट ट्यूब है ना, उसके अंदर मिक्सचर बन गया HNO3 और FeSO4 का। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये टेस्ट ट्यूब को है ना ऐसे कर देना है हमें, थोड़ा टेढ़ा कर देना है, स्लोपी सरफेस, और ड्रॉपर से, बाय ड्रॉपर हमें यहाँ से कस नली का जो इनर वॉल है
ड्रॉपर से यहाँ पे क्या ऐड करना है, H2SO4 ऐड करना है। चलो स्लोली 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 क्या ऐड करेंगे हम, स्लोली स्लोली अंदर हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ये जो बूंदे हैं H2SO4 की यहाँ पे आएगी, यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिंग जो है वो फॉर्म होगी।